नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के बायोलॉजी क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन ये टॉपिक ना देखते बराबर डर लगता है तुमने इसको देख के डरा मत किया करो। अब यहाँ पे हम लोग इसको बहुत ही अच्छे स्टाइल में करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा पर सोना नहीं बीच में और लेक्चर छोड़ के जाना नहीं है, लेक्चर को लास्ट तक देखना बेटा, ओके? क्योंकि हम इसको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करने वाले हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में बिना किसी समय को बर्बाद किए चालू करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन। Replication means duplication. That means to create identical copy. अब जैसे एक डीएनए है, वो डीएनए डुप्लीकेट होगा और दो डीएनए बना देगा। सो एक डीएनए दो में अपना रेप्लिकेशन करवाता है, अपना एक्स्ट्रा कॉपी बनाता है, उसको हम बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए डुप्लीकेशन। दैट मीन्स टू क्रिएट इट्स ओन आइडेंटिकल कॉपी। अब यहां कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमको समझ के चलना है इस पूरे आंसर में। सबसे बड़ा मगजमारी होगा एंजाइम्स का कॉन्सेप्ट। एंजाइम्स से रिलेटेड और एंजाइम्स से जुड़े बहुत सारे एमसीक्यूज तुमको डेफिनेटली एंट्रेंस एग्जाम में पूछेंगे। यहां पहले मैं तुमको एंजाइम्स का एक ट्रिक बता देता हूं, ओके? सो स्टार्टिंग का खाली इंट्रोडक्शन होगा, मेन आंसर कहां से स्टार्ट होगा वो मैं तुमको बताऊंगा। हर जो चीज बोर्ड पे लिखो ना वो एग्जाम में लिख के मत आना, ओके? बायोलॉजी को यूं बायोलॉजी लिख के मत आना, ओके? कैसे टीचर परेशान हो जाएगा, बोलेगा ये कौन से ग्रह का प्राणी है, क्या पढ़ाई कर रहा है ये इसी ग्रह का प्राणी है, बायो पढ़ाई कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? अब एंजाइम्स में शॉर्टकट पापा एंटर्स हाउस। कहानी है पापा और बड़े पापा की, दो भाइयों की, तुम्हारे पापा और तुम्हारे बड़े पापा, ओके? अब ये दोनों भाइयों के बीच में, तुम्हारे पापा और उनके भाई के बीच में बड़ा प्यार है, ओके? सो पापा जैसे ही घर आते हैं ना, बड़े पापा को इस बात का एहसास हो जाता है कि मेरा भाई घर आ रहा है और दरवाजा खोल देते हैं। दैट्स इट, ओके? पापा एंटर्स हाउस। सो स्मार्ट बड़े पापा, सो स्मार्ट बड़े पापा पुल्स लॉक्ड गेट फ्रॉम टॉप। जो गेट के ऊपर जो लॉक लगा है ना उसको खींच लेते हैं। मेरा भाई घर आ रहा है तो उसका मैं स्वागत करूंगा। इस तरह का प्यार पापा और बड़े पापा के बीच में, ऐसा प्यार हमेशा बने रहना चाहिए दो भाइयों के बीच में, भाई बहन के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, माता पिता के बीच में, ओके? बच्चों और उनके पेरेंट्स के बीच में, सास ससुर के बीच में, हर जगह प्यार होना चाहिए। प्यार में बड़ी ताकत, ओके? अब यहां पे ये जो शॉर्टकट है ना, इस शॉर्टकट को थोड़ा और सिंपल तरीके से लिख देता हूं। पापा एंटर्स हाउस, सो स्मार्ट बड़े पापा पुल्स लॉक्ड गेट फ्रॉम टॉप। अब डीएनए रेप्लिकेशन में जो जो एंजाइम्स है ना, ये एंजाइम्स का शॉर्ट फॉर्म है। जब पापा बोले, पापा यानी पी, अब पी से पहला जो एंजाइम्स आएगा उसका नाम है फॉस्फोराइलेज। सो द फर्स्ट एंजाइम इज नेम्ड एज फॉस्फोराइलेज। फिर नेक्स्ट है ई। ई से बेटा आएगा एंडोन्यूक्लियस। सो द नेक्स्ट एंजाइम इज एंडोन्यूक्लियस। थर्ड एच। एच से बनेगा हेलिकेस।
फिर सो स्मार्ट बड़े पापा, इसको जानबूझ के ऐसे लिया गया है अवस्थी सर ने, जहां बायो बन जाता है यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। ओके, अब ये ना बड़ा बड़ा अंग्रेजी है, सो इसको हम लोग अपने इजी स्टाइल में करेंगे। SSBP इज सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन। We can also call it as single strand binding protein. Okay, that is SSBP. Then pulls the locked gate from top. That is enzyme number 5. जो आएगा P से. That is DNA polymerase. Next, enzyme number 6. Locked. L से ligase. और डीएनए लगाते जाओ रेप्लिकेशन किसका हो रहा है? डीएनए का हो रहा है ना, हर जगह डीएनए लगा देने का बेटा। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। ओके, देखो कैसे ना, ज्यादा सोचोगे ना, बायोलॉजी में ज्यादा अगर टेंशन ले लोगे, इधर ज्यादा लोड ले लोगे ना, तो तुम्हारे बाल झड़ने लगेंगे। फिर पेपर में कैसे तुम फेमस हो जाओगे, पेपर में तुम्हारा फोटो आएगा ऐसा बिफोर एंड आफ्टर। बायो लेने से पहले अच्छे खासे बाल थे, बायो लेने के बाद इतना टेंशन लिया, बाल झड़ गए। बोलो, बाल नहीं झड़ेंगे, रिमेंबर, डिफिकल्टी झड़ जाएगी, चिपके रहो योयो बायो के साथ। ओके, डीएनए पॉलीमरेज, पी से पॉलीमरेज, दैट इज पुल्स, लॉक्ड, एल से लाइगेज, और जी गेट। डीएनए गाइरेज, ठीक है, एंड ही पुल्स द गेट फ्रॉम टॉप, तो टॉप से टोपो आइसोमरेज। अब ना मेरा प्यारा स्टूडेंट, मेरा प्यारा एटीपी, मेरा प्यारा जाइगोट, मेरा प्यारा एम्ब्रियो, तुझे सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इस पूरे आंसर में ना ये 7 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओह, म्यूकस, सिलिएटेड एपिथेलियम। मेरा आवाज ना लेक्चर ले लेके कौवे जैसा हो गया ओके, पर तू ध्यान दे कैसा ना, ये सिंगिंग कंपटीशन नहीं है, सुर ताल जरूरी नहीं है, कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ लेक्चर पे ध्यान दिया कर, बाकी सब इग्नोर किया कर। ओके, अब इस आंसर में बेटा तुझे सिर्फ और सिर्फ ये 7 एंजाइम, ये 7 पॉइंट्स पे फोकस करना है। आदत डाल ले। पापा एंटर्स हाउस, सो स्मार्ट बड़े पापा पुल्स लॉक्ड गेट फ्रॉम टॉप। ओके, तो ये 7 एंजाइम का क्या काम है, सिर्फ उतना भी लिख दिया ना, और उतना समझ लिया। एंट्रेंस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, अरे कोई भी एग्जाम, जिंदगी की एग्जाम होने रे, निकल जाएंगे हम आराम से, क्लियर कर जाएंगे। ओके, अब इसके बाद एक डेफिनेशन याद रखेंगे, रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन क्या होता है? रेप्लिकॉन इज यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए का वो यूनिट, वो टुकड़ा जो मल्टीप्लाई होएगा, डुप्लीकेट होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। देखो बायोलॉजी में कैसा होता है ना, देखो यहां ज्यादा मैथ्स बनता नहीं है। एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाया, एक सेल मल्टीप्लाई होके 2 सेल बनाया। अपने को ज्यादा मैथ्स नहीं चाहिए यहाँ, अपने को एकदम सिंपल स्टाइल चाहिए कि भाई डिवाइड बोलो या मल्टीप्लाई बोलो, एक ही बात होती है। बायोलॉजी इज द ओनली साइंस वेयर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन आर सेम। ओके, फाइन। सो रेप्लिकॉन इज द यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही रेप्लिकॉन होगा, और यूकैरियोट्स में बहुत सारे रेप्लिकॉन होंगे। नेक्स्ट, फिर रेप्लिकॉन के बाद आता है म्यूटॉन। म्यूटॉन इज द यूनिट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन जेनेटिक चेंज। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन जेनेटिक चेंज। डीएनए का वो टुकड़ा जो अचानक से बदल जाएगा। अब मेरे डीएनए के टुकड़े में एडेनिन एडेनिन थाइमिन है, अब ये थाइमिन हट गया, एडेनिन एडेनिन ग्वानिन हो गया, AAG आग, आग हो गया, मैं फायरमैन बन गया यानी अगर डीएनए में कोई बदलाव आएगा तो मेरे कैरेक्टर बदल जाएंगे,
मेरे क्वालिटी, मेरे गुण बदल जाएंगे। ओके, सो डीएनए का वो टुकड़ा जिसमें म्यूटेशन होता है उसको बोलते हैं म्यूटॉन। रिकॉन, रिकॉन इज द यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। इट इज द यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यानी डीएनए का वो टुकड़ा जिसमें रिकॉम्बिनेशन होगा उसको रिकॉन बोलते हैं। सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन इज द यूनिट ऑफ फंक्शन। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलराइट, चलो लेट्स कंटिन्यू बच्चों। नाउ अब जो लिख रहे हैं ना, यहां से आंसर शुरू होगा। अब तक जो बताया था ना वो खाली शॉर्ट ट्रिक्स था। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन में पहली बात हमको ये याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होना चाहिए। और एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जब भी एक डीएनए दो डीएनए में डिवाइड होता है ना, तो ये प्रोसेस जो है रेप्लिकेशन का, ये बड़ा तेजी से होना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखो कि ये प्रोसेस बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हो गई, इफ एनी मिस्टेक अकर्स in a replication, if any mistake occurs in replication process, then it will lead to mutation. अचानक से कैरेक्टर्स बदल जाएंगे। अब जैसे मेरे पास एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन है, उसके बदले एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन आ गया नेक्स्ट वाले स्टेप में। सो रेप्लिकेशन करने के दौरान अगर कुछ भी गड़बड़ा गया ना, फिर समझो फॉर एग्जांपल मेरे को 6 उंगली हो जाएगा, फिर मैं भी ऋतिक रोशन। ओके, एनीवे जोक्स अपार्ट। अब इससे क्या होता है ना, कोई भी कैरेक्टर बदल सकता है। ओके, तुम्हारे बॉडी से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड जो कैरेक्टर है वो बदल जाएंगे अगर रेप्लिकेशन में गड़बड़ हुआ तो। और उस अचानक से बदलाव को हम बोलेंगे म्यूटेशन। सडन जेनेटिक चेंज इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब डीएनए फंक्शन के अनुसार दो तरह के कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। इसका 2 तरह का फंक्शन है बेटा। एक है हेटेरो कैटालाइटिक फंक्शन, एंड बच्चा सेकंड इज ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन। अब हेटेरो कैटालाइटिक फंक्शन में क्या होगा ना कि डीएनए, हेटेरो मतलब डिफरेंट, खुद को छोड़ के और कुछ बनाएगा। तो इस फंक्शन में डीएनए सिंथेसाइजेस अदर मॉलिक्यूल्स। सो डीएनए ना दूसरे मॉलिक्यूल्स को बनाएगा। अब ऑटो, ऑटो मतलब ऑटो रिक्शा। नहीं 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 नहीं, सुनो, एकदम बेसिक में मत घुसा किया करो। ओके, और इधर उधर है ना वर्ड चिपका के बायो का मर्डर मत किया करो। बायो बहुत ही पवित्र सब्जेक्ट है। बायो हमारा प्यार है और इस प्यार पे दाग मत लगाओ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ओके, सो यहां पर डीएनए खुद को ही बनाएगा।
So here DNA synthesizes itself. So DNA का हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन का एग्जाम्पल है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा एग्जाम्पल है ट्रांसलेशन। और ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन का एग्जाम्पल है डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, सो ये जो रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना, वो डीएनए का ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन है, यानी ये डीएनए खुद के जैसा ही एक्स्ट्रा कॉपी बनाने वाला है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। एक मल्टीपल चॉइस ये बन सकता है, जो हमने सेल डिवीजन में पढ़ा है कि डीएनए सिंथेसिस occurs in which phase? So it occurs in S phase. S phase का मतलब synthesis phase. DNA replication occurs in S phase, that is synthesis phase of cell cycle. अब सेल साइकिल में हमने पढ़ा है G1 फेज, फिर आता है S फेज, फिर आता है G2 फेज, फिर आता है M फेज। सेल साइकिल को अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें बेटा, ए सेल है, ए साइकिल है। उसका पेडल है। ओके, एनीवे एग्जाम में साइकिल वाइकल बनाना नहीं है, बहुत मारेगा तेरे को, बहुत मारेगा। ओके, सेल साइकिल। सेल साइकिल में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है भाई G1 फेज, फिर G1 फेज के बाद आता है S फेज, फिर आता है G2 फेज, फिर आता है M फेज, वापस G1 फेज। ऐसे याद रखो। जीवन में सपना है मेरा कि मैं जीतूं, जीतना है मुझे। ओके, G2 याद रख, इंग्लिश में आ ज्यादा हिंदी मत बोला किया कर, लोग बोलेंगे गांव से आया है। ओके, हाँ हम गांव से आया है, हम अवस्थी, हम गांव से आए हैं, बट मेहनत मजबूत की है, सो दैट नाउ वी कैन टॉक गुड इंग्लिश ऑल्सो। और हम चाहें तो साधारण तरीके से भी बात कर सकते हैं। ओके, अपने वैल्यूज, अपना ओरिजिन कभी भूलना नहीं चाहिए। G2 फेज। सो जीवन में सपना है कि मैं जीतूं, उसके बाद मौत आ जाए चलेगा। G1 इज G1, सपना इज S फेज, G2 इज G2 फेज, मौत आ जाए M फेज, और दैट इज माइटोसिस और मियोसिस। इसमें से डीएनए सिंथेसिस ना S फेज में होगा, तो ये याद रखने का 11th स्टैंडर्ड का ये टॉपिक है। बट अगर ऐसा हुआ, इफ देयर इज फेलियर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए तो भाई डिवाइड होके अपना एक्स्ट्रा अलग अलग कॉपी बना दिया, बट जो पूरा सेल था ना उसके आजू बाजू में, वो सेल डिवाइड नहीं हुआ। तो अब क्या होगा कि सेल तो एक ही रहेगा, बट उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया, और इस तरह के एक्स्ट्रा एबनॉर्मल नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। सो फेलियर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इन एनोमली। एनोमली का मतलब एबनॉर्मेलिटी। ओके, सो इट रिजल्ट्स इन एनोमली, एबनॉर्मेलिटी, और उस एबनॉर्मेलिटी को क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है एबनॉर्मल खुद ही समझ जा
क्या सर, खुद समझना होता तो थोड़ी आपका लेक्चर देखता था। अरे इतना तो तू पढ़ सकता है ना। ये कौवा है, क्रो। देखो सफेद कौवा कभी देखा है जिंदगी में? ओके, सो क्रोमोसोम नंबर, सो दिस इज एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। जब भी क्रोमोसोम नंबर गड़बड़ा जाता है ना बच्चों, सो उसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। सो एन्यूप्लॉइडी में एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, जहां डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया बट बाहर का जो सेल है ना वो डिवाइड नहीं हुआ। सो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि भाई सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन दोनों कोऑर्डिनेट करना चाहिए। मैं यहां बाजू में लिख देता हूं, सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन, ये दोनों प्रोसेस कोऑर्डिनेट करना चाहिए। अगर एक प्रोसेस हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया बट उसके पीछे सेल डिवीजन अगर नहीं हुआ, सो एन्यूप्लॉइडी होगा। ये समझा बेटा? स्क्रीनशॉट ले ले इसका फटाफट। ओके, ऑलराइट, कंटिन्यू करें बेटा। अब यहां है ना एक एक एंजाइम जो हमने सीखा था, पापा एंटर्स हाउस। पापा से क्या होगा? फॉस्फोराइलेज एंजाइम। एंटर्स से एंडोन्यूक्लियस, हाउस से हेलिकेस। फिर सो स्मार्ट बड़े पापा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। पुल्स यानी डीएनए पॉलीमरेज, पी से पुल्स, पी से पॉलीमरेज। लॉक्ड यानी लाइगेज एंजाइम, लॉक्ड गेट, जी से गायरेज, और फ्रॉम टॉप, टॉप से टोपोआइसोमरेज। ये सारे एंजाइम ही लिखूंगा अभी, देखते जाना ध्यान से, ठीक है। स्टार्टिंग विद द शॉर्टकट ऑफ पापा एंटर्स हाउस, पापा पी। सो पहला जो एंजाइम है ना, इसका नाम है फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज इस एंजाइम का काम क्या है? तो इसका काम है एक्टिवेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। सो ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करेगा। अच्छा, अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है यहां हम लोग लिख देते हैं। न्यूक्लियोटाइड में आपके पास फॉस्फोरस होता है, शुगर होता है और नाइट्रोजन बेस होता है। ये तीनों कंपाउंड्स को साथ में मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखो कि फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम है ना, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करेगा। अब समझो फॉर एग्जांपल, ये एक सेल है, थोड़ा दबा हुआ है, यहां से फुला देते हैं इसको। ओके, अब ये उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेली लाइक मटेरियल है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, इस न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है, ओके, उसको बोलना है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में कैसा होता है ना बच्चों कि यहां पे सारे के सारे मोनोफॉस्फेट्स होते हैं। सो यहां क्या क्या होगा देखो ध्यान से, और क्या क्या होगा? डीएनए के बेसिक लेक्चर में हमने ये सीखा है कि भाई डीएनए में आत्माराम, तुकाराम, भिड़े, भिड़े यानी डबल बॉन्ड। फिर हमने सीखा है चंपकलाल, गड़ा, उसका पोता, टप्पू, टप्पू यानी ट्रिपल बॉन्ड। यानी एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ेगा। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब यही पहले फुल फॉर्म लिखते जाना है। ए से एडेनिन, सो उस हिसाब से एडिनोसाइन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन।
MP यानी मोनोफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, थाइमिन मोनोफॉस्फेट, वैसे इसका भी मोनोफॉस्फेट बेटा। अब बच्चा बात ऐसी है कि डीएनए के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये सारे के सारे मोनोफॉस्फेट्स होते हैं, ऑलरेडी होते हैं। ओके, सो ये सारे के सारे जो मोनोफॉस्फेट है ना, यहां हम लोग लिख देते हैं कि ये जो DAMP है, डी यानी डीएनए वाला, DTMP, DGMP और DCMP, ये सब के सब कहां प्रेजेंट होते हैं? सो ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक मटेरियल में होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात ध्यान से सुनना कि ये सारे मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सारे मोनोफॉस्फेट जो है ना वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अब यहां देखो, MP यानी मोनोफॉस्फेट और TP यानी ट्राइफॉस्फेट। और इसको कन्वर्ट करेगा कौन? ओके, इसको कन्वर्ट करेगा एंजाइम विच इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेज। सो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा कि डीएनए का जो AMP है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो कन्वर्ट हो जाएगा डीएनए के ATP में। डीएनए का जो थाइमिन मोनोफॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा डीएनए के थाइमिन ट्राइफॉस्फेट में। डीएनए का ग्वानिन मोनोफॉस्फेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डीएनए का ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। और डीएनए का जो साइटोसिन मोनोफॉस्फेट है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डीएनए का साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अब इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। अब यहां ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए अपना एक्स्ट्रा कॉपी बनाता है, तो ये इतना सस्ता प्रोसेस नहीं है। ओके, यहां बहुत ताकत खर्चा होगी बेटा। ओके, सो एनर्जी वाइज ये बहुत ही महंगा प्रोसेस है। डीएनए रेप्लिकेशन इज energetically expensive process। महंगा है यानी बहुत ताकत खर्चा होगा बेटा। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस। सेकेंड, इसमें ये जितना भी ट्राइफॉस्फेट्स बन रहा है ना, ये सब ट्राइफॉस्फेट, इसका दो काम है। दीज ट्राइफॉस्फेट विल सर्व डुअल पर्पस। एक, इट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। इट विल एक्ट एज सबस्ट्रेट यानी वो सब्सटेंस जो टूटने वाला है। तो ये सब कभी ना कभी टूटेंगे और टूटने के बाद इट विल प्रोवाइड एनर्जी। सो इट विल प्रोवाइड एनर्जी। स्पेलिंग गड़बड़ा गया। ओके फाइन। सो इट विल एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड इट विल प्रोवाइड एनर्जी। इतना हमको अच्छे से याद रखना है। ये समझे बच्चों? सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द फर्स्ट एंजाइम फॉस्फोराइलेज। मैं ना यहां पे शॉर्टकट लिख के रखता हूं। पापा एंटर्स हाउस
सो स्मार्ट बड़े पापा, सो स्मार्ट बड़े पापा पुल्स द लॉक्ड गेट फ्रॉम टॉप, जिसमें से हम लोग ने पहला एंजाइम कर लिया, दैट इज फॉस्फोराइलेज। अब दूसरे एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियस। सो लिखो उसी के हिसाब से लिखो, वही स्टेप के हिसाब से चलो। सेकेंड एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा ना, एंडोन्यूक्लियस निक्स वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के एक स्ट्रैंड को तोड़ देगा। बट ये कहां से तोड़ेगा, ये सबके लिए ना एक ओरिजिन पॉइंट डिसाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनिशिएशन पॉइंट। और उस ओरिजिन पॉइंट और इनिशिएशन पॉइंट को ओ कहा जाता है। और वैसे ही एक होता है टर्मिनेशन पॉइंट, जहां पूरा रेप्लिकेशन खत्म होगा, उस टर्मिनेशन पॉइंट को टी कहा जाता है। ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट ओ को ORI भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैं इस बारे में सिखाऊंगा, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ऑलराइट, कंटिन्यू करें बेटा। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में ये याद रखो, देयर इज a definite region in E. coli DNA ई कोलाई का जो सर्कुलर डीएनए होता है ना, उसमें एक हिस्सा ऐसा होता है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है। ओके, so there is a definite region in E. coli DNA from where replication originates, from where replication originates, जहां से रेप्लिकेशन चालू होता है। इस हिस्से को बोलो, दिस इज कॉल्ड ORI, या तो शॉर्ट में बोलो ओरी, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भूलना नहीं। अब इसके ऊपर से ना एक लॉजिक ऐसे याद रखो, since there is requirement of origin of replication in DNA that has to be propagated थ्रू कैसे इंग्लिश वर्ड आता है हटाओ, दैट हैज टू बी प्रोपोगेटेड। बहुत हाईफाई इंग्लिश है, अभी ध्यान दे तो तेरे को लगेगा अवस्थी सर अंग्रेजी हो गया एकदम। ओके, दैट हैज टू बी प्रोपोगेटेड थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Okay, since there is a requirement of origin of replication in DNA that has to be propagated through recombinant DNA technology, hence there is always a need for vector. Vector provides origin of replication. Vector provides origin of
रेप्लिकेशन। ओके, अब ये बात कैसी है मालूम है कि हर डीएनए जब रेप्लिकेट करता है, यानी एक डीएनए से जब वो 2 डीएनए बनाता है, तो उसको एक ऐसे हिस्से की जरूरत पड़ती है जहां से वो रेप्लिकेशन शुरू करे। उस हिस्से को बोलते हैं ओरी, ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाउ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है जब भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का जाके आप प्लेलिस्ट में लेक्चर देखिए, ये 12th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है। ओके, अभी फिलहाल के लिए इस लेक्चर के अनुसार सिर्फ इतना याद रखो कि अगर समझो मैंने एक इंसुलिन बनाने वाला जीन निकाला और मुझे इस जीन को इस डीएनए के टुकड़े का बहुत सारा कॉपी बनाना है, बहुत सारा इंसुलिन बनाने वाला जीन चाहिए मुझे। सो इंसुलिन बनाने वाला जीन जो है ना, ये डीएनए का वो टुकड़ा है दैट हैज टू बी प्रोपोगेटेड। प्रोपोगेटेड यानी इसका बहुत सारा कॉपी बनाना है। बट इसका बहुत सारा कॉपी तब बनेगा जब इसको मैं एक ऐसे डीएनए से जोड़ दूंगा जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, और वो डीएनए जो इस मन चाहे डीएनए को कैरी करता है। कैरी करना यानी वेक्टर, वेक्टर मींस कैरियर। जैसे मॉस्किटो जो है ना, मॉस्किटो इज द वेक्टर फॉर मलेरिया। मलेरिया के जंतु को अपने अंदर कैरी करता है मॉस्किटो। वैसे ही जब भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं, जब भी हम नया डीएनए बनाने की कोशिश करते हैं या किसी डीएनए का मल्टीपल कॉपीज बनाने की कोशिश करते हैं, इसका सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन प्राकृतिक तरीके से तेरे मेरे बॉडी के अंदर बनता है, बट कुछ लोगों में जहां इंसुलिन नहीं बन रहा है, हमको इंसुलिन आर्टिफिशियली बनाना है, तो हम इंसुलिन बनाने वाला डीएनए ले लेते हैं। फिर ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, उसको वेक्टर बोलते हैं, उसके डीएनए के साथ इसको जोड़ देते हैं। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ना, उसका डीएनए लेते हैं, उसका एक टुकड़ा निकाल लेते हैं और उस निकाले हुए टुकड़े की जगह इंसुलिन वाला डीएनए का टुकड़ा बैठा देते हैं। सो ई कोलाई क्या हो गया? ये वेक्टर हो गया। क्यों वेक्टर हो गया? क्योंकि वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। सो जब जब ई कोलाई बैक्टीरिया डिवाइड होगा ना, जब जब उसका खुद का डीएनए डिवाइड होगा, सो वो हमारे इंसुलिन बनाने वाले डीएनए को भी डिवाइड करवाएगा। ऐसा कर करके बहुत सारा इंसुलिन वाला डीएनए का टुकड़ा, बहुत सारा इंसुलिन वाला जीन बन जाएगा बेटा। ओके, सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वेक्टर प्रोवाइड्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग बैक टू दिस एंजाइम कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लियस, दैट इज एंजाइम नंबर 2। बच्चों एंडोन्यूक्लियस क्या करता है ना, ये डीएनए को तोड़ता है। तोड़ना यानी कट कर देना, निक्स, निक्स यानी कट्स। सो ये डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को तोड़ देता है, कट कर देता है। अब ये जो कट करता है ना, वो कट कहां होता है? सो द निक occurs in sugar phosphate backbone. It occurs in sugar phosphate backbone. And number 2, this nick occurs in phosphodiester bond. अब ये दो याद रखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कि एंडोन्यूक्लियस है ना, डीएनए को शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे तोड़ता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे तोड़ता है। ये क्या होता है आप इसी प्लेलिस्ट में ना प्रीवियस डीएनए वाला लेक्चर देखेंगे, उसमें काफी डिटेल में बताया हुआ है बेटा। सो दैट इज एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस के बाद एच से आता है नेक्स्ट एंजाइम जिसका नाम है हेलिकेस। अब जैसा कि इसका नाम है हेलिकेस, हेलिकेस क्या करेगा ना, इट ब्रेक्स वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसकी वजह से डीएनए का जो डबल हेलिक्स है, डीएनए कैसे 2 स्ट्रैंड है, इट्स लाइक हीरो एंड हीरोइन, प्रेमी प्रेमिका सुन ध्यान से, अभी रोमांटिक स्टोरी बन जाएगा। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के करीब आते हैं, उनका रिश्ता जुड़ा है एक दूसरे के साथ। ओके राइट, सो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब प्रेमी के पास एडेनिन है तो प्रेमिका बोलती है थाइमिन
प्रेमी बोलता है ग्वानिन, प्रेमिका बोलती है साइटोसिन। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है डीएनए में, बहुत बार सिखाया, ध्यान दे। सो इस तरह से इनका रिश्ता जुड़ जाता है। सो एडेनिन के सामने थाइमिन आता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ग्वानिन के सामने साइटोसिन आएगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब हेलिकेस कैसा ना, हेलिकेस इज लाइक उस लड़की का माँ बाप जो ये रिश्ता नहीं चाहता है। और हम सब जानते हैं, दो प्यार करने वाले को जमाना चैन से जीने नहीं देता। हटाओ, सुनो, प्रेमी प्रेमिका ना, इनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, डीएनए का जो दो स्ट्रैंड है ना, इसके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बच्चों, ओके, सो हेलिकेस इज लाइक दैट खूसट ताऊ जी, ओके, जो ये शादी नहीं करवाना चाहता है, तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। इसके वजह से जो डीएनए का हेलिक्स नेचर है ना, इसके बीच में जितना भी हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा। सो हेलिक्स नेचर टूट जाता है। So it breaks the helical structure by breaking the weak hydrogen bond. Remember that we are not going in fancy language. सादा अंग्रेजी बोलेगा तो तुझे लगेगा अवस्थी सर अमेरिका से आया है। अवस्थी सर अपनेच भारत का है, अपनीच लैंग्वेज में सिखाता है, जहां बायो बन जाता है यो यो बायो, याद रखो। और अपने दोस्तों को बताओ, क्या यार तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, यहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ती है। एक बोर्ड का पार्ट रब करने के लिए ना मेरे को 3-3 कपड़े से रब करना पड़ता है। पहले एक सूखे कपड़े से रब करना पड़ता है, फिर गीले कपड़े से रब करना पड़ता है, फिर वापस एक सूखे कपड़े से रब करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान देते जाओ, ओके। हाँ, ये बड़ा मजा आ रहा है। हेलिकेस, हेलिकेस क्या करने वाला है ना, हेलिकेस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देने वाला है बाय ब्रेकिंग द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये याद रखना, ओके। सो इसके वजह से जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स नेचर है ना, वो डबल हेलिक्स नेचर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। बताओ, प्रेमी प्रेमिका, हेलिक्स था, हेलिकेस ने आया तोड़ दिया, दोनों को अलग कर दिया, बोला चल तू अलग, तू अलग। अब ये दोनों एक दूसरे से फोन पे बात करता है, ये बोलता है मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां। यानी जो डबल हेलिक्स था ना, अब ये सेपरेट हो गए। अब एक स्ट्रैंड यहां पे, एक स्ट्रैंड यहां पे, ये सिंगल स्ट्रैंड है। और अभी भी ना, अभी भी कैसा है, ये टेम्पररी बेसिस पे अलग हुए हैं। अभी भी ऐसी बहुत सारी संभावना है कि ये प्रेमी प्रेमिका वापस मौका मिलने पे लपेट लेंगे। यानी ये जो सिंगल स्ट्रैंड है वापस से डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, हेलिक्स बना देगा। इसीलिए जैसे ही ये सेपरेट होते हैं, अब मैं यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये देखो, ये प्रेमी है, ये प्रेमिका है। अब ये दोनों अलग हो गए, सो समझो यहां से अलग हो गए। ओके, अब बहुत हाई चांस है कि ये सिंगल स्ट्रैंड और ये सिंगल स्ट्रैंड वापस से हेलिक्स बन जाएंगे। इसीलिए ना इधर कुछ तो भी आके चिपकना चाहिए जो इसको पकड़ के रखे, सिंगल स्ट्रैंड को पकड़ के रखे, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन उसको पकड़ के रखे, ताकि ये वापस से हेलिक्स नहीं बनना चाहिए, ये वापस से कॉइल नहीं करना चाहिए। अपने टेक्निक के हिसाब से पापा एंटर्स हाउस, सो स्मार्ट बड़े पापा। अब आ गए बड़े पापा, चलो ध्यान दो। सो नंबर 4, SSBP, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब सिंगल स्ट्रैंडेड, इसका पूरा नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या है? इसका काम है इट प्रिवेंट्स रिकॉइलिंग, और यू कैन से इट प्रिवेंट्स rejoining of DNA strand. So it prevents recoiling or rejoining of two separated DNA strands. थक गया अवस्थी सर, तुझे थकना नहीं है, तू स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ऑलराइट, हुआ बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना, ये याद रखना कि डीएनए का जो अनवाइंडिंग होता है ना, वो डीएनए अनवाइंडिंग इज बाय डायरेक्शनल। बाय मीन्स टू,
एंड डायरेक्शनल यानी डायरेक्शन, यानी डीएनए जब खुलता है ना, जैसे समझो फॉर एग्जांपल ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, इसको अगर मुझे अनवाइंड करना है, ये वाइंड हो चुका है, लपेट लिया, अब इसको खोलना है, अनवाइंड करना है, तो मैं चाहूं तो इसको ऊपर से खोलते हुए नीचे की तरफ खोलूं, या तो अगर मैं चाहूं तो इसको नीचे से खोलते हुए ऊपर की तरफ खोलूं। यानी ड्रॉ करके दिखाता हूं, हाथ में करूंगा ना मेरा हाथ अटक जाएगा, फिर पढ़ाऊंगा क्या तुमको। ओके, याद ध्यान दे बेटा, जितना हो सकता है उतना बता रहा हूं तुमको। सो इट इज बाय डायरेक्शनल, यानी सो ये ऊपर से नीचे की तरफ ओपन हो सकता है। ये देख, जैसे ये समझो एग्जांपल के तौर पे, अब ये ऊपर से नीचे ओपन हुआ, ये पहले ऊपर वाला पार्ट ओपन हो गया ना बेटा, या तो फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ ओपन हो सकता है, यानी ऊपर से अभी भी लिपटा हुआ है और नीचे से ओपन हुआ, करेक्ट है। सो ये डीएनए अनवाइंडिंग जो होता है ना, वो बाय डायरेक्शनल होता है। और ये क्यों हो पाता है? बिकॉज इसके लिए डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन होता है जो इसको अनवाइंड करके दे देता है, खोल के दे देता है। अब ये जब डीएनए का अनवाइंडिंग होता है तब जाके डीएनए बनाता है रेप्लिकेशन फोर्क, एंड दिस रेप्लिकेशन फोर्क ना, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। इसका शेप क्या है? इट इज वाई शेप। रेप्लिकेशन फोर्क इज वाई शेप, यानी अब जब ये डीएनए खुल रहा है, समझो इस तरह से खुल रहा है, अब नीचे की तरफ तो भाई ये अभी भी लिपटा हुआ है, ऊपर की तरफ से खुल गया, सो ये अल्फाबेट वाई बन गया ना बेटा, यू सी दिस। सो ये अप्रोक्सीमेटली वाई शेप स्ट्रक्चर बन गया। और फोर्क क्यों? क्योंकि हम जो नूडल्स खाता है ना कांटा से, ओके, उसको फोर्क बोलते हैं। जैसे चम्मच को स्पून बोलते हैं, कांटा को फोर्क बोलते हैं। हटाओ, हम फोर्क नहीं, हम कांटा ही बोलेगा। कांटा भी छोड़ो ना, हम तो भारतीय लोग हैं, हम हाथ से खाएगा। हाथ से बनाते स्वाद आता है, हाथ से खाते स्वाद आता है। स्वाद का हिसाब स्वाद, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब यहाँ रेप्लिकेशन फोर्क जो बनेगा ना, वाई शेप होगा। इसको भी देखोगे ना तो ये भी वाई शेप हुआ, बट इट इज एन इन्वर्टेड वाई। और अनवाइंडिंग कैसा है? वो तो बाय डायरेक्शनल है। इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा कि रेप्लिकेशन फोर्क का शेप क्या है, सो इट इज वाई शेप, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अब इसमें हमेशा ये याद रखना कि जैसे ये वाला जो पेरेंट वाला स्ट्रैंड है, जो पहले से था, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, ये पहले से, अब यहां पे एक नया स्ट्रैंड बनेगा और यहां पे एक नया स्ट्रैंड बनेगा, उसको डॉटर स्ट्रैंड बोलेंगे। सो जो पेरेंट वाला स्ट्रैंड है ना, पेरेंट वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट बोला जाता है, और दूसरी भाषा में उसको मोल्ड भी कहा जाता है। अब मैंने जानबूझ के यहां पे पी बड़ा लिखा है, अवस्थी सर पगला नहीं गए हैं कि पी बड़ा लिख दिया। पी से पेरेंट, कभी भी वर्ड टेम्पलेट आया ना, टेम्पलेट यानी पेरेंट वाला स्ट्रैंड। सो पेरेंट स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड और मोल्ड स्ट्रैंड कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आरएनए प्राइमर नाम का एक कंपाउंड आता है। आरएनए प्राइमर जो है ना, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए मॉलिक्यूल का छोटा सा टुकड़ा है जो आके जुड़ेगा 3' एंड पे, विच गेट्स अटैच्ड to the 3' end, 3 प्राइम एंड भी बोल सकते हो। सो ये आके ना 3' एंड पे अटैच होगा। कौन? आरएनए प्राइमर। अब ये आरएनए प्राइमर क्या करेगा? आरएनए प्राइमर पुल्स कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म से कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड खींचने लगेगा।
यानी अब कहानी कुछ ऐसी है कि पूरा का पूरा ना न्यूक्लियस के अंदर देखो क्या सीन चल रहा है। ये डीएनए था, ये डीएनए खुल गया, ओके, और ना ये न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। अब न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब यहाँ पे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन ये सब है। अब जैसे अगर यहां पे ना लेट से यहां पे एडेनिन है, इसके पास थाइमिन है, यहां साइटोसिन है, यहां ग्वानिन था, यहां ग्वानिन है, यहां साइटोसिन है। सो ये एडेनिन क्या करेगा ना, थाइमिन ले लेगा न्यूक्लियोप्लाज्म से। सो ये यहाँ पे नया थाइमिन बनाएगा। ये साइटोसिन ग्वानिन ले लेगा, ये ग्वानिन साइटोसिन ले लेगा। वैसे ये थाइमिन एक अपना एडेनिन ले लेगा, ये ग्वानिन अपना साइटोसिन लेगा, ये ग्वानिन अपना साइटोसिन लेगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड बनेगा और यहाँ पे एक स्ट्रैंड बनेगा, और ये दोनों जब आपस में कॉइल करेंगे बेटा, तब मैं बोलूंगा कि भाई डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनना शुरू हो गया। और ये पेरेंट वाला डीएनए मॉलिक्यूल है जिसका एक हिस्सा डुप्लीकेट हो चुका है। अब ऊपर का हिस्सा अनवाइंड होगा, खुलेगा, और उसके साथ सेम प्रोसेस रिपीट होगा बेटा। बहुत जरूरी हो जाता है, सुनते जाओ इसको ध्यान से। सो आरएनए प्राइमर ना आजू बाजू के न्यूक्लियोप्लाज्म से कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड्स पिकअप करना चालू करता है। अब कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड का सिंपल सा मीनिंग अपनी भाषा में होता है कि एडेनिन आत्माराम तुकाराम भिड़े चंपक लाल गड़ा उसका पोता टप्पू। एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन के साथ विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन जुड़ेगा ग्वानिन के साथ विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और वाइस वर्सा उसका उल्टा, थाइमिन जुड़ेगा एडेनिन के साथ विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन जुड़ेगा हमेशा साइटोसिन के साथ विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब नेक्स्ट एंजाइम पे आते हैं। पापा एंटर्स हाउस सो स्मार्ट बड़े पापा पुल्स। अब पी से आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सो ये नंबर है 1 2 3 4 5, पांचवा पॉइंट है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करेगा ना, सारे न्यूक्लियोटाइड को एक के बाद एक जोड़ते जाएगा। और ये एंजाइम जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन पॉलीमराइज न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन। जो भी नया स्ट्रैंड बनेगा ना हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही बनेगा। इसका मीनिंग क्या है समझो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो बेटा ध्यान से, हाँ ओके, लेट्स से सपोज ये 3' है और ये 5' है, यहां नया स्ट्रैंड बना, सो 5' से 3' डायरेक्शन की तरफ ही बनेगा। सो हमेशा जो न्यू स्ट्रैंड होता है ना उसका डायरेक्शन होगा 5' to 3'। क्यों? बिकॉज डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम कैन सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड, इट कैन पॉलीमराइज न्यू स्ट्रैंड ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन। ये समझा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलराइट, चलो कंटिन्यू करो बेटा। सो अभी हमने क्या देखा कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ना, इट कैटालाइजेस सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन। ये भूलना नहीं है कि जो नया डीएनए का टुकड़ा बनता है वो हमेशा 5' से लेके 3' की तरफ बढ़ेगा। डू नॉट फॉरगेट, अभी कोई रेलवे स्टेशन पे भी पूछेगा ना कि भैया ये नया डीएनए कौन से कौन से दिशा में बनेगा, क्या बोलोगे? आसानी से बोल लोगे ना 5' to 3' डायरेक्शन में। नहीं, गलत। पहले उसको एक टपली मारने का हल्के हाथ से। तुम नीट स्टूडेंट है, तुम्हारा समय बहुत जरूरी है, तुम कहीं काम से जा रहा है स्टेशन, ये तुमको डिस्टर्ब करने आ गया। फिर जब ये रोते रोते जाएगा ना तो एक बायो स्टूडेंट का दिल भी बहुत नरम होता है, सो पिघल जाने का, उसको बुला लेने का, और है बाबू यहाँ सुनो, जो नया डीएनए बनेगा वो हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन की तरफ ही बनेगा, और अगली बार हमको डिस्टर्ब नहीं करना।
एनीवे 5'to 3' डायरेक्शन, अगर तू भूल गया ना तेरा मेरा रिश्ता खत्म, हाँ, तलाक तलाक तलाक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमको ये सीखना है कि भाई लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लीडिंग टेम्पलेट क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है और लैगिंग टेम्पलेट क्या होता है। अब बहुत आसानी से देखेंगे, समझो। ये है पेरेंट डीएनए, अब ये डीएनए खुल गया, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये डीएनए खुल गया तो इसमें जो पेरेंट वाला हिस्सा है ये और ये, इसको टेम्पलेट बोलेंगे। ओके। अब डीएनए का कैसा होता है ना कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होता है। ओके, एक स्ट्रैंड अगर ऊपर को जा रहा है तो एक नीचे को जाएगा, और डायरेक्शन के हिसाब से कैसा हो जाएगा ना बच्चों, समझो यहां ये एंड जो है ना, ये अगर 3' है तो इसका ये वाला एंड 5' होगा, ये एंड अगर 5' है सो मेरा बेटा ये वाला एंड 3' होगा। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड, पेरेंट स्ट्रैंड का वो वाला हिस्सा जिसके पास फ्री एंड पे 3' है, उसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट। और टेम्पलेट पेरेंट स्ट्रैंड का वो वाला हिस्सा जिसके फ्री एंड पे 5' एंड आ रहा है, उसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड का नाम लीडिंग क्यों रखा है, ये लीडिंग टेम्पलेट है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, लीडिंग टेम्पलेट यानी ये हो गया लीडिंग टेम्पलेट पेरेंट वाला। अब यहां जो नया डीएनए बनेगा ना, इसको बोलूंगा मैं लीडिंग स्ट्रैंड, और यहां जो नया डीएनए बनेगा इसको मैं बोलूंगा लैगिंग स्ट्रैंड। अब पहले एक बात क्लियरली समझ जाओ बच्चों कि ये पेरेंट वाला हिस्सा ये टेम्पलेट है, ये लीडिंग टेम्पलेट, ये लैगिंग टेम्पलेट। और लीडिंग टेम्पलेट के पास जो डॉटर डीएनए का नया टुकड़ा बना उसको मैं बोलूंगा लीडिंग स्ट्रैंड। और ये लैगिंग टेम्पलेट के पास जो अंदर की तरफ नया डीएनए बन रहा है उसको मैं बोलूंगा लैगिंग स्ट्रैंड। वापस से एक बार रिपीट करता हूं, स्ट्रैंड शब्द का इस्तेमाल डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल के लिए किया जाता है जो नया बनता है। टेम्पलेट, पी से टेम्पलेट, पी से पेरेंट, वो पेरेंट वाला हिस्सा है। अब लीडिंग की खास बात, उसका नाम लीडिंग क्यों रखा है, क्योंकि यहां पे डीएनए के नए टुकड़े कंटिन्यूअस बनते हैं। और लैगिंग में कैसा है, ये डीएनए के नए टुकड़े 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 में बनते हैं बेटा। इसलिए लीड करना यानी जिंदगी में आगे बढ़ना, लीड करना, लैग करना यानी पीछे रह जाना। अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। लीडिंग टेम्पलेट, लीडिंग टेम्पलेट क्या होगा, ये पेरेंट डीएनए है, पेरेंट डीएनए का वो वाला पार्ट है जिसके पास फ्री 3' एंड है। नेक्स्ट, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए नहीं है, ये डॉटर डीएनए है, ये डॉटर डीएनए स्ट्रैंड है, डॉटर डीएनए का पार्ट है जो कंटिन्यूअस बनता है, which is synthesized continuously। ये देखो ये कंटिन्यूअस बना ना बेटा। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से लैगिंग टेम्पलेट क्या होगा। ओके, लैगिंग टेम्पलेट ये होगा, यानी ये भी पेरेंट डीएनए का पार्ट है।
दिस इज ऑल्सो पेरेंट डीएनए का पार्ट विच हैज फ्री 5' एंड, जिसके पास फ्री 5' एंड है, दैट इज लैगिंग टेम्पलेट। फिर उसी तरह से लैगिंग स्ट्रैंड क्या होगा? लैगिंग स्ट्रैंड डॉटर डीएनए का पार्ट है, सो इट इज अ डॉटर डीएनए पार्ट जो टुकड़े टुकड़े में बन रहा है, विच इज सिंथेसाइज्ड in discontinuous manner। डिसकंटिन्यूअस मैनर, यहां देख बेटा, ये टुकड़े टुकड़े में बन रहा है ना। ओके, सो इट इज सिंथेसाइज्ड इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। ये सिंथेसाइज्ड हो रहा था कंटिन्यूअसली, अब डिसकंटिन्यूअस मैनर मतलब क्या? इट इज सिंथेसाइज्ड इन स्मॉल स्मॉल टुकड़ा, इन स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स, और इन फ्रैगमेंट्स को, ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, इन फ्रैगमेंट्स को बोला जाता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ये ओकाज़ाकी, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। सर ऐसा भी नाम होता है? हाँ, ये ऐसा सुजुकी, सुमुकी, ओकाज़ाकी, ये सब कहाँ के नाम है ना, ये तुम पहचान लो। ओके अब ये छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग बोलेंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। अब कहानी आगे ले चलते हैं। एल, अपना जो शॉर्टकट था ना, पापा एंटर्स हाउस, सो स्मार्ट बड़े पापा पुल्स द लॉक्ड गेट फ्रॉम टॉप। अब लॉक्ड, एल, एल से आ रहा है लाइगेस, 1 2 3 4 5 6, 6th वाला एंजाइम है। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ देगा आपस में। सो इट जॉइंस ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। डीएनए लाइगेज जो है ना, वो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ देगा। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो था, एक बार ये जुड़ गया, प्रोसेस खत्म हो गया, यहां नया स्ट्रैंड बन गया, यहां भी नया स्ट्रैंड बन गया, जो आपस में जुड़ गया। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को डीएनए लाइगेज ने जोड़ दिया। ओके, अब जो आरएनए प्राइमर यहां चिपका था ना, उसको निकालना है। सो डीएनए पॉलीमरेज, ये जो एंजाइम है ना, इट रिमूव्स आरएनए प्राइमर मॉलिक्यूल को निकाल लेगा। और आरएनए प्राइमर के बदले अब क्या आएगा? आरएनए प्राइमर is replaced by DNA polymerase 1 in prokaryotic cells and DNA polymerase alpha in eukaryotic cells। सो प्रोकैरियोट्स में आरएनए प्राइमर निकल जाएगा, आरएनए प्राइमर के बदले डीएनए पॉलीमरेज 1 आ जाएगा, और यूकैरियोट्स में उसके बदले डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आ जाता है। मूविंग टू लास्ट एंजाइम जी, जहां हम लोग ने गेट बोला था, एंजाइम नंबर 7 गेट, और इस जी से आता है गायरेज। डीएनए गायरेज, जिसका दूसरा नाम है डीएनए टी, यानी टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज। अब ये क्या करेगा ना, ये दोनों जो स्ट्रैंड है, इनको आपस में लिपटा देगा, कॉइल करवा देगा आपस में। एक बार ये दोनों कॉइल हो गए, फिर ऊपर वाला जो हिस्सा है डीएनए का, ओके, धीरे धीरे फिर ये भी अनवाइंड होगा, फिर इसमें भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा, तब जाके फिर एक डीएनए 2 डीएनए में रेप्लिकेट हो जाएगा। सो डीएनए गायरेज, ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए टोपो आइसोमरेज, helps in coiling of
डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल स्ट्रैंड्स। डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रैंड्स को कॉइल करने में काम में आता है। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ऑलराइट, चलो कंटिन्यू करें बच्चों। अब लास्ट पार्ट में सिर्फ हमको डायग्राम समझना है। ओके राइट, नाउ फर्स्टली डीएनए रेप्लिकेशन जो है इस पूरे डीएनए रेप्लिकेशन मेथड को सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहा जाता है। सेमी मतलब आधा और कंजर्व करना यानी बचा लेना। यानी जब भी एक पेरेंट डीएनए रेप्लिकेट होता है, अब रेप्लिकेट होने के टाइम समझो भाई ये खुल गए, ये सफेद वाला हिस्सा, अब ये सफेद वाला हिस्सा पेरेंट डीएनए का है। अब यहां पर येलो वाला ये डॉटर डीएनए का टुकड़ा बना और ये भी डॉटर डीएनए का टुकड़ा बना। ठीक है, अब कुछ समय बाद क्या होगा, दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। देखो ध्यान से, ये और ये लपेट जाएगा तो ये व्हाइट वाला पार्ट, ये येलो वाला पार्ट, ये व्हाइट वाला पार्ट और ये येलो वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। इसको सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला, क्योंकि ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, हर एक डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक स्ट्रैंड वो नया बनाता है। सो इट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड। व्हाई? बिकॉज ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, each daughter DNA molecule has one parental strand, एक पेरेंट वाला टुकड़ा है उसके पास और दूसरा वो खुद नया बनाता है। ये व्हाइट वाला पार्ट पेरेंट का ही है। सो हैज वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड synthesizes other new strand। अब लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे तो 50% मटेरियल पेरेंट स्ट्रैंड का है और 50% मटेरियल वो खुद नया बनाया है। इसलिए इस मेथड को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट डायग्राम जो हमको समझ के चलना है वो ये है कि समझो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है। ओके, दिस इज पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब इसमें हमको लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड दिखाना है बेटा। सो इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और समझ के लेते हैं कि ये ऊपर से तो अभी भी कॉइल्ड है, समझो यहां तक ये अभी भी कॉइल्ड है। फिर इसके बाद से ना ये खुल गया कुछ इस तरीके से। सो ये जो पॉइंट है ना जहां से रेप्लिकेशन चालू हो रहा है उसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फोर्क। ओके, अब इसमें समझो ये स्ट्रैंड को फॉलो करो, ये गए हम, ओके मान के चलो यहां गए और यहां गए। सो ये अगर 5' एंड है तो ये होगा 3' एंड, और ये अगर 3' एंड है तो मेरा बेटा ये होगा 5' एंड। ओके, अब वो वाला स्ट्रैंड, पेरेंट वाला स्ट्रैंड जिसके पास फ्री एंड पे 3' एंड आ रहा है, इसको हम बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट। और जिसके फ्री एंड पे 5' एंड आ रहा है
उसको हम बोलेंगे लैगिंग टेम्पलेट। अब बच्चों ध्यान से सुनो। सो यहां पर ना अंदर की तरफ जो डॉटर डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा ये कंटिन्यूस बनेगा, ये वाला, ये कंटिन्यूस बनेगा, ये लीडिंग वाला है। सो ये कहलाएगा लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड। और यहां पर वही डीएनए टुकड़े टुकड़े में बनेगा, डिसकंटिन्यूस बनेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। अब डायरेक्शन ऐसे याद रखो, ये ओरिजिन वाला जो व्हाइट था ना, ये 3' एंड था। सो इसके सामने ऑपोजिट करो। अब 3' के सामने ये येलो वाला होगा 5' एंड, और ये 5' है तो येलो वाले का ये वाला होगा 3' एंड। वैसे यहां ये व्हाइट वाला बेटा 5' एंड है, सो उसके सामने जो नया येलो वाला पार्ट बनेगा ये होगा उसका 3' एंड। अब ये तो टुकड़े टुकड़े में, तो इसका हर टुकड़े को तोड़ के लो, ये 3' तो यहां ऊपर होगा 5', फिर ये वापस 3', ये 5', फिर ये 3', और यहां ऊपर ये वाला एंड होगा इसका 5' एंड। और नया डीएनए हमेशा 5' से 3' के डायरेक्शन में बनता है, इसलिए इसका डायरेक्शन ये होगा 5' to 3'। सो ये टुकड़ा टुकड़ा ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि नया डीएनए हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन में ही बनता है। और इस लैगिंग स्ट्रैंड में ये जो टुकड़े हैं हम भूलेंगे नहीं, इस टुकड़े को बोला जाता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ये समझा। सो ये वाला डायग्राम यूजुअली तुमको एग्जाम में ड्रॉ करना है। अब इसके अलावा यू कैन ऑल्सो कम अप विथ वन मोर डायग्राम, जहां पे तुम ये डीएनए को ऑलरेडी एक पट्टी जैसा ही दिखाओ, खुला। ओके उसके बाद ना, यानी ये लूप्स जो है ना इसको खोल दिया बेटा, इसके बाद ये वाले टुकड़े को खोल देते हैं। सर ये तो फनल बना दिया, केमिस्ट्री सिखा रहे हो, लेबोरेटरी में चलेगा एक्सपेरिमेंट करोगे? नहीं, बायो सिखा रहा हूं, वो भी यो बायो। ध्यान दे, अब ये 5' है तो भाई ये होगा 3', ये 3' है तो ये होगा 5'। अब मैं वापस से नेमिंग रिपीट नहीं कर रहा हूं, खाली मैं नेमिंग है ना घुमा देता हूं। ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है ना, ओके, ये हो जाएगा लीडिंग टेम्पलेट। अब वहां तक तो नहीं घुमा पाएंगे, इसको तो वापस नेम करना ही पड़ेगा। अरे सर को बहुत डबल मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए। अवस्थी सर करेगा मेहनत। इसको बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट। ओके, ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे लैगिंग टेम्पलेट। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर एडेनिन है, यहां पर थाइमिन है, यहां साइटोसिन है। सो एडेनिन के सामने क्या आएगा? थाइमिन, थाइमिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन। फिर वैसे ही समझ के चलो, अगर यहां पर साइटोसिन है, यहां साइटोसिन है, यहां गुआनिन है, यहां गुआनिन और यहां एडेनिन। सो अब नया डीएनए कैसे बनेगा? एडेनिन के सामने अब ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है बेटा, अब ये क्या करेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म से यहां अपने लिए थाइमिन उठाएगा, गुआनिन के सामने ये साइटोसिन उठाएगा, गुआनिन के सामने यहां साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन। सो ये नया स्ट्रैंड तैयार हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। अब यहां पर ना सेम चीज लिखते हैं, जैसे ये साइटोसिन था तो यहां गुआनिन होगा, यहां साइटोसिन का अपोजिट गुआनिन, गुआनिन के बदले साइटोसिन, साइटोसिन और लास्ट में थाइमिन। सो अब ये क्या करेगा ना, ये टुकड़े टुकड़े में उठाएगा। थाइमिन के सामने ये एडेनिन उठाएगा, साइटोसिन के बदले गुआनिन, फिर वैसे ही साइटोसिन के बदले गुआनिन, गुआनिन के बदले साइटोसिन और यहां गुआनिन के बदले साइटोसिन। अब ये स्ट्रैंड है, इसका एरो ऊपर कर देता हूं, ये कंटिन्यूअस बन रहा है और ये वाला टुकड़े टुकड़े में बन रहा है। नेमिंग अगर हम बोले तो ये अंदर वाला जो है ये लीडिंग स्ट्रैंड है, और ये जो अंदर वाले हैं ओके ये है लैगिंग स्ट्रैंड। बात ध्यान से सुनना। हाँ,
ओके, और इन टुकड़ों को हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये जो टुकड़ा है, हर एक टुकड़ा इज ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओके, डायरेक्शन अगर देखें यहां 3' एंड है, सो यहां 5' आएगा, ऊपर इसका 3' होगा, ये वाला, ये 5' है तो ये 3'। अब छोटा छोटा टुकड़ा, ये 3' तो इसके ऊपर ये 5', फिर ये 3', ये 5', ये 3', ये 5'। सो ये मेन डायग्राम है। हमारे बॉडी में इस तरह से डीएनए रेप्लिकेट होता है, बट प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है ना, प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है और उनमें उसको थीटा रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब थीटा हम लोग सबने देखा मैथ्स में, ऐसा बनता है। अब प्रोकैरियोट का डीएनए देखो, अब इसमें से ना जब अनकॉइलिंग होगा, समझो ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सब अगर खुल जाएंगे तो एक स्ट्रैंड नीचे को गिर जाएगा ऐसा लूज, और यहां से तो ये फिर भी लिपटे हैं अभी भी, बट ये जो लिपटे थे ना ये खुल गए ना, तो ये कैसा हो गया, ये गोल, और ये जो खुल गया ना ये थीटा रेप्लिकेशन। अब यहां नया स्ट्रैंड बनेगा, यहां नया स्ट्रैंड बनेगा, ये आपस में कॉइल कर जाएंगे, ये दोनों कॉइल कर जाएंगे, और वैसे ही फिर आगे होगा। उस तरीके से वो रेप्लिकेट करता है। यहां सबसे मेन है थीटा रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में। ओके, बैक्टीरियाज में, ई कोलाई में थीटा रेप्लिकेशन देखा जाता है। दूसरी बात ये याद रखना कि ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं, और ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन टाइम, डीएनए रेप्लिकेशन टाइम इज 18 मिनट्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। और एवरेज रेप्लिकेशन साइकिल पूछा ना, एवरेज रेप्लिकेशन साइकिल, सो इट इज 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ओके, 2000 बेस पेयर, ये याद रखना बेटा। हम इंसानों में, ह्यूमंस में, यू विल फाइंड 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है बच्चों, इसको पढ़ लो अच्छे से। ओके, आखिरी बात, वॉटसन और क्रिक जिन्होंने डीएनए और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बोला, उन्होंने एक सेंटेंस बोला था। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में बोला, इट हैज नॉट एस्केप्ड, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट specific base pair that we have postulated, specific base pair that we have postulated suggests copying mechanism, suggests copying mechanism of genetic material। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा क्योंकि किसी बड़े आदमी ने बोला है। तू और मैं कोई बात बोलता है तो हम, हमारी बातों को लोग इग्नोर कर देते हैं, इनकी बातों को इन्वर्टेड कॉमास में छाप देते हैं बेटा। अब इसने क्या बोला कि हमने जो स्पेसिफिक बेस पेयरिंग ढूंढा था, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग का मतलब क्या, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग का मतलब एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ेगा। सो इन्होंने बोला ये जो स्पेसिफिक बेस पेयरिंग जो हमने पोस्टुलेट किया है, जो हमने ढूंढा है ना, यही वो वजह है जिसके कारण ये डीएनए एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो सकता है, ये अपना एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है। सो इस स्पेसिफिक बेस पेयरिंग ही ये सजेस्ट करता है कॉपिंग मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, कि डीएनए किस अंदाज में अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, वो किस पर निर्भर करता है, वो इसी पर निर्भर करता है। क्योंकि डीएनए के दो टुकड़े जब अलग हो जाते हैं, तो इसके पास अगर एडिनिन है तो ये नया थाइमिन ले लेगा, इसके पास थाइमिन है तो ये नया एडिनिन ले लेगा बेटा। मेरे 4 हाथ होते हैं तो अच्छे से सिखाता तुझे। ओके ठीक है, ये समझा बेटा। चलो स्क्रीनशॉट मारो इसका फटाफट। डन, ऑल राइट। सो माय डियर बच्चों, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, बट ये लेक्चर बहुत ही धमाकेदार है। इसको है ना ध्यान से प्रॉपरली नोट्स बनाओ, इसका अच्छे से डायग्राम बनाओ अच्छे से, और एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रख लेना। दिस वाज द लेक्चर रिगार्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन, जहां हमने सीखा कि डीएनए कैसे एक से 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है।
एक डीएनए से कैसे दो बनेगा। हर डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल एक पेरेंट वाला स्ट्रैंड 50% मटेरियल अपने माता पिता का रखता है, 50% मटेरियल अपना नया बनाता है, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। इस पूरे लेक्चर में अवस्थी सर का शॉर्टकट याद रखना। बच्चे अक्सर ये लेक्चर टफ पाते हैं, मुश्किल पाते हैं, भूल जाते हैं एंजाइम्स। याद रखना, पापा एंटर्स हाउस, सो स्मार्ट बड़े पापा पुल्स द लॉक्ड गेट फ्रॉम टॉप। पापा पी यानी सबसे शुरुआत वाला फॉस्फोराइलेज, जो डीएनए के सारे एएमपी है, मोनोफॉस्फेट है, ओके, जीएमपी है, टीएमपी है, फिर सीएमपी है, ये सबको ट्राइफॉस्फेट्स में कन्वर्ट कर देगा, वो हो गया पापा। एंटर्स यानी एंडोन्यूक्लियस, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा शुगर फॉस्फेट बॉन्ड पे या तो फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे, ओके। हाउस एच, हेलिकेज, हेलिकेज जो हेलिक्स नेचर है ना उसको अलग कर देगा, ओके। फिर सो स्मार्ट बड़े पापा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये दोनों सिंगल स्ट्रैंड को पकड़ के रखेगा ताकि ये वापस नहीं लपेटना चाहिए। फिर उसके बाद पुल्स पी, अब पी यानी पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, एक एक कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोप्लाज्म से उठा उठा के रखते जाएगा ताकि हर स्ट्रैंड के बाजू में नया स्ट्रैंड बनना चालू हो जाएगा। ये पॉलीमराइजेशन कौन करवाता है? डीएनए पॉलीमरेज। फिर एक स्ट्रैंड ना टुकड़े टुकड़े में बनता है, ओके, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, उसको जोड़ेगा लाइगेज, सो दैट इज लॉक्ड गेट फ्रॉम टॉप। गेट यानी गायरेस, जिसका दूसरा नाम है टोपोआइसोमरेज। सो डीएनए गायरेस क्या करेगा ना, अब ये जो दो टुकड़े बन गए ना, इनको हेलिक्स कर देगा, इनको लपेट देगा ताकि ये फिर ऐसा नजर आएगा। पापा एंटर्स हाउस, सो स्मार्ट बड़े पापा पुल्स द लॉक्ड गेट फ्रॉम टॉप। यहां बन जाता है बायो, यो बायो। समझ में आयो? प्रेम रतन धन पायो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मन लगा के पढ़ते रहिए और इस लेक्चर के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। देखो, जिसका जिसका भला हो सकता है ना, वही हम चाहेंगे। हालांकि ये लेक्चर बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एक एक पार्ट जब मैं रब करता हूं ना, उसको रब करना, वापस से लिखना, एक एक पॉइंट लिखना, इट बिकम्स टू डिफिकल्ट। पर कैसा ना कि ये मेहनत तब सफल होगी जब बच्चों तुम्हें ना इस बारे में और बच्चों का भी फायदा कराओगे। सो कहीं ना कहीं जब बच्चों का फायदा होगा ना, आई विल स्लीप विद सेटिस्फैक्शन। और जब तुम ये बताओगे ना, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम एक जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले कर रहे हो। यू आर ट्रांसमिटिंग माई कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मन लगा के पढ़ते रहना। टिल देन, नमस्ते।